हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम कक्षा 10वीं का एक और अहम अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में इसे रखा गया है और इस चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना है। तो आइए एक एक बिंदु को पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमें क्या पढ़ना है उस पे सबसे बारे में हमको चर्चा करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीव जनन कैसे करते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ की दृष्टि से कि इस जनन की प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे और इसको किस प्रकार अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि इसे समझना बेहद ही आसान है अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लें तो। क्योंकि हमको इस चैप्टर में वही बताया जा रहा है जो हमारे लाइफ में देखने को मिलता है, हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है ना। तो आइए हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं और एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं और इस पूरे चैप्टर को जीव जनन कैसे करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। साथ ही साथ इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करते जाएंगे और चैप्टर को आसानी से समझते जाएंगे। ठीक है। मोस्टली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें जीवों के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पौधे के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनमें जनन की प्रक्रिया कैसी होती है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें हम लोग डीएनए के बारे में देखेंगे आखिर डीएनए है क्या। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ बिंदुएं दे रखी हैं, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इन बिंदुओं को जो आप देख पा रहे हैं इन बिंदुओं को आप ज़रूर पढ़ें। देखिए, जब भी आप साइंस को पढ़ें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक को पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि देखिए, साइंस को जब भी पढ़ाया जाता है तो वो साइंस को पूरा बिंदुओं में बांट के पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ विखंडन दिए रखे हैं। तो यहाँ विखंडन क्या होते हैं, खंडन क्या होते हैं ना, इन सब बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। और भी पॉइंट्स हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुकुलन। ये आखिर मुकुलन क्या है, देखिए बच्चों को पढ़ा दिया जाता है लेकिन मुकुलन खंडन विखंडन होते क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है ना। और ये सब फिगर जो है किसका फिगर है, ये जीव रहते कहाँ हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे कुछ आपको बर्ड टाइप की दिख रही है, ये आखिर क्या है ना, और इसमें मुकुलन होता है। तो सारा टॉपिक पे करके हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। यह कायिक प्रवर्धन है क्या वो भी जानेंगे। फिलहाल के यहाँ फिगर देखिए। तो इन सब बिंदुओं पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब बिंदुओं को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें ताकि समझाते समय बहुत अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंगिक प्रजनन प्रणाली, लैंगिक जनन प्रणाली। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु है लैंगिक जनन, है ना। यहाँ लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इस बारे में आप अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको क्या है ना कि समझाने में आसानी होगा और क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा। साइंस बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि उसे कठिन लैंग्वेज में पढ़ा दिया जाता है। फूलों के बारे में पढ़ेंगे कि एक फूल से दो फूल कैसे होते हैं, इनके भी जननांग और इनके भी संतानों की वृद्धि करने की भी अंग होती हैं। तो सबके बारे में करके हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ कि बुक को पढ़ना कैसे है। फिर हम आएंगे ह्यूमन के अंदर और ह्यूमन में देखेंगे कि आखिर ह्यूमन का जनन तंत्र क्या होता है और इसमें कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये अपनी संतति को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा और अधिक से अधिक जानकारी इसी में हमको मिलेगी। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं सीधे, अब थोड़ा सा कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इस बुक के ऊपर। देखिए, बुक हमें क्या समझाना चाहता है उसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं उसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये जनन क्या है। तो अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जीव एवं जंतु अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए यह जनन की प्रक्रिया होती है। जीव या जंतु जब अपने प्रजाति के अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं उसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं, है ना। बात समझ में आया। जब भी कोई जीव या कोई प्राणी अपने जैसे प्रजाति को जन्म देती है तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आता है जीव जनन करते कैसे हैं, है ना। आखिर ये इसमें क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या प्रक्रियाएं नहीं होती है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आखिर इसका जो
सही प्रोसेस होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीव के साथ साथ हम पौधे में भी देखेंगे कि आखिर पौधे अपने संतति की रक्षा, अपने संतति की बढ़ावा, अपने संतति का पालन पोषण कैसे करते हैं, सब कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा। और आखिर एक पौधे के अंदर जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है वो भी हमें देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके ऊपर। आप जनन की प्रक्रिया आप समझ चुके हैं, ठीक है। आखिर जनन किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जनन की प्रक्रिया समझ चुके हैं, जनन किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर है आपका। और यहाँ पे एक हमको क्वेश्चंस बनता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीव जनन क्यों करते हैं। आप अगर जनन की प्रक्रिया समझ चुके हैं तो जनन क्यों करते हैं वो भी आप समझ चुके हैं। जनन किसे कहते हैं आप समझ चुके हैं पहले, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और जनन कैसे कहते हैं देखिए। जानने के लिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी प्राणी या कोई जीव जंतु अपने जैसे प्रजाति को संतति के रूप में उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग जन्म लेना कहते हैं ना, जन्म लेना कहते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ मैंने पीछे भी बताया है। एक बात निश्चित है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी होगी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो जीव अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उसकी पीढ़ी जो है सो समाप्त हो सकती है ना। तो अपना प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। बात समझ में आ गया। और ये जो है सो मनुष्य से लेकर जीव जंतु पेड़ पौधे भी करते हैं ना। तो ये प्रोसेस जो है सो सभी में चलते हैं, जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं वो ये जनन की प्रक्रिया करती हैं। हाँ, जनन की प्रक्रिया लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार की होती है। अभी हम आगे समझेंगे कि लैंगिक क्या है और अलैंगिक क्या है। जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया आपको कि अपनी संतति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको जानना आवश्यक था कि जनन क्यों करते हैं। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करेंगे। अब देखिए बहुत जल्दी हम आ गए हैं बॉक्स नंबर 1 के प्रश्न के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि बॉक्स नंबर 1 का प्रश्न हम किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं साइंस के ऊपर जो भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो जो पहला बॉक्स मिलता है उसे हम लोग बॉक्स 1 कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा बॉक्स मिलेगा उसे हम लोग बॉक्स 2 बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो इस तरह करके आप अपने बुक में भी लगा लें बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, ताकि जब भी मैं आपको बोलूँ बॉक्स नंबर 3 के प्रश्न, बॉक्स नंबर 2 के प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बॉक्स नंबर 1 का जो प्रश्न है उसका सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, प्रजनन में क्या महत्व। तो यहाँ पर सबसे पहले डीएनए प्रजनन का मतलब होता है कि जब कोई जीव नई संतति के उत्पन्न के लिए जो प्रक्रिया अपनाती है उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। बात समझ में आ गया कि जब भी कोई नया जीव अपनी संतति को उत्पन्न करता है या अपनी संतति को आगे बढ़ाता है, अपनी संतति को इस धरती पे लाता है, उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। उस प्रक्रिया जो भी प्रक्रियाएं होती है वह प्रजनन की प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। असल बात तो ये है कि जितने भी प्रजनन होती हैं मनुष्य में और पौधों के अंदर, तो वो उसके अंदर मूल जो घटना होती है वो डीएनए की होती है। यहाँ पर सबसे पहले एक बात से नोट कीजिएगा, देखिएगा कभी कभी घरों में आप सुने होंगे कि जब भी घर पे मान लीजिए किसी का पुत्र हुआ या फिर बेटा हुआ तो हमें सुनने को क्या मिलता है, पूरा बेटा का चेहरा पिता के ऊपर गया है या फिर माँ के ऊपर गया है, आंखें माँ जैसी, नाक पिता के जैसा और मुंह जो है वो नानी पे गया है। तो कहने का मतलब ये है नानी, दादा, फूफा, चाची, मामी, ये सब उसका जो चेहरा कहाँ से मैच कर रहा है वो है डीएनए के कारण। डीएनए ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे घर के चेहरे और उसके चेहरे मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आया है डीएनए के कारण। डीएनए ही एक प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आई है। अगर आपके दादाजी का डीएनए सेम है तो हो सकता है कि दादाजी का डीएनए ही आपके अंदर आएगा। कभी कभी देखिएगा अगर पिताजी इंटेलिजेंट है तो उसके बेटे भी इंटेलिजेंट होते हैं ना, या फिर मम्मी इंटेलिजेंट है तो बेटा भी इंटेलिजेंट होगा। कभी कभी क्या होता है कि मम्मी अगर गोरी है तो बेटा और बेटी भी गोरी आती है। तो ये सब कारण होती है डीएनए के कारण, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डीएनए। तो सबसे पहले यहाँ पर डीएनए क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं और डीएनए स्थित कहाँ पे होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। आइए हम आपको डीएनए का एक फिगर दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले आप डीएनए का फिगर देखिए, उसके बाद आप इस विषय पर चर्चा करेंगे।
तो डीएनए जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे जन्म के अंदर। और हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा चेहरा पिताजी से कैसे मैच करता है और क्यों मैच करता है, तो ये डीएनए का ही भाग होता है। जो डीएनए ही हमारा जो है चेहरा मैच करवाता है पिताजी के ऊपर। डीएनए जो होती है वो हमारे शरीर के भीतर बहुत छोटी मात्रा में पाई जाती है। इतनी छोटी होती है कि उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और उस कोशिकाएं के अंतर्गत बहुत सारे द्रव्य पाए जाते हैं और उन्हीं द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए जो है 3-4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला ग्वानिन, साइटोसाइन और थाइमिन, और चौथा एडिनाइन। तो इन सब चीज़ों से हमारा डीएनए बना होता है। डीएनए जो बहुत छोटी मात्रा में होती है हमारे शरीर के अंदर, और ये हमारे गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। इसकी खोज महान वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसके कारण इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बारे में हम एक नंबरिया लिखाएंगे, उसमें करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डीएनए जो होती है बहुत छोटी मात्रा में होती है और ये जो है हमारे संतति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। जब भी जनन की प्रक्रिया होती है तो दादाजी से पिताजी और पिताजी से हमारे बेटे के अंदर आ जाती है ना। न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम के अंतर्गत जो हमारे पाई जाती है। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा कोशिका, और कोशिका के अंदर ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर यानी कि मनुष्य के शरीर के अंतर्गत 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का आकार कुछ बड़े एक्स का आकार का होता है। इसी के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो संतति बाय संतति ये जो डीएनए है ट्रांसफ़र होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे का चेहरा पिता के चेहरे से मैच करता है या फिर माँ के चेहरे से मैच करता है। ये जो होता है वो डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए ही है जो पिताजी का गुण बेटे के अंदर लाती है, दादाजी का गुण बेटे के अंदर लाती है। कभी कभी देखिएगा कि दादाजी वाला पूरा का पूरा गुण पोते में आ जाता है, तो वो किस लिए होता है, वो डीएनए के कारण होता है। बात समझ में आ गया डीएनए क्या है? अगर तब पर भी आपको कुछ त्रुटि है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो सिर्फ डीएनए के ऊपर बना दूं, लाइव प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि अभी हमने कहा कि पिताजी का जो गुण है वो बेटे के अंदर आता है, किसके कारण? डीएनए के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। इसका आंसर जनन की मूलभूत घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। प्रतिकृति का मतलब एक जैसा है। डीएनए की जो घटना है उसका यही का मेन मकसद है कि जो भी डीएनए पिता के अंदर है वो बेटे के अंदर लाना है, बस। जनन प्रक्रिया में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है तथा अतिरिक्त कोशिका संगठन का सृजन होता है। तो आपको इतना लिख देना है और समझने के लिए ये समझना है कि डीएनए की महत्वपूर्ण जो घटना होती है, महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है कि संतति में अपने पैतृकों का गुण लाना। पैतृक का मतलब हो गया हमारे बुजुर्ग, है ना, हमारे जो पिछले खानदान से चले आ रहे हैं वो। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें है कि जीवों में विभिन्नता यानी कि स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु जीव के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया। आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है। स्पीसीज का मतलब होता है प्राणी जगत। प्राणी जगत के अंदर सभी चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। परंतु व्यष्टि यानी कि जीव के लिए लाभदायक आवश्यक नहीं है। यहाँ पर एक बात ये समझिए कि जीव के यानी जीव का मतलब हम लोग, है ना। आप थोड़ा सा इसका आंसर समझते हैं और ये क्वेश्चन हमें समझाना क्या चाहता है वो हम समझते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूँ क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि जीवों में जो विभिन्नता होती है स्पीसीज के लिए ठीक है लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हमारे पिताजी का जो डीएनए है वो हमारे दादाजी का भी था और मेरे अंदर भी वही रहेगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन ये अगर बदल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? तो ये हमारे लिए बुरा होगा, ठीक है। ऐसे में अगर हमारा डीएनए जो है अगर पिताजी वाला से मैच नहीं करता है तो हो सकता है कि हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारा गुण बदल जाए। तो ये सब बातें हैं। अब थोड़ा सा इसका आंसर पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसका आंसर हमें क्या बताता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए नहीं।
क्योंकि अगर विभिन्नताएं एक जीव में उत्पन्न होती है तो वह मर सकता है। समझ में आया कि एक जीव के अंदर अगर अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग गुण आ जाए तो वो मर भी सकता है, इसीलिए यह आवश्यक हमारे लिए नहीं है। लेकिन किसी स्पीसीज में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उस जीव के जीवित रहने की कुछ संभावना बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर यही होगा। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलो चलते हैं कुछ मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, यहाँ पे हैं जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन के बारे में आपको समझाए हैं। जन्म लेने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग जनन कहते हैं, यानी कि आप जन्म और जनन दोनों एक बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला जो है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन क्या होते हैं और लैंगिक जनन क्या होते हैं, चैप्टर आपका यहाँ से अब शुरुआत होता है और यहाँ से आपको मोस्टली अच्छे से समझना है, ठीक है। जनन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अगर दोनों के प्रकार पूछे तो पहला क्या है? अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अब आइए क्वेश्चन बनते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन के साथ साथ हम समझते हैं और इसको आसान भाषा में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलैंगिक जनन का डेफिनेशन है। मैं आपको इससे पहले बता दूं, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी संतति के उत्पन्न के लिए, किसी संतति को जन्म देने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एक जीव खुद ब खुद संतति को जन्म देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, अलैंगिक जनन के अंतर्गत जीव विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन इत्यादि के द्वारा अपने संतति को जन्म देते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता है। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन ये होते क्या है, मैं अभी आपको दिखा के बताऊंगा कि आखिर ये होते क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए अलैंगिक जनन में ये समझिए कि पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव हैं जो टूट करके, विखंडन होकर के, पुनर्जनन करके अपना संतति उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। तो लैंगिक जनन आपको बता दूं, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना मेल और फीमेल के ये लैंगिक जनन असंभव है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत नई संतति के उत्पन्न के लिए नर एवं मादा दोनों की लिंगों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लैंगिक जनन पूछे तो समझ जाइएगा इसमें पार्टनर की आवश्यकता होती है, बिना पार्टनर के ये जनन असंभव है। बात समझ में आ गया? नर मीन्स मेल और मादा मीन्स फीमेल, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर जीव हो या फिर जंतु हो, तो ये प्रक्रिया दोनों में होनी चाहिए। अगर लैंगिक जनन पूछे तो आप ये लिखेंगे कि लैंगिक जनन के अंतर्गत नई संतति के उत्पन्न के लिए नर एवं मादा दोनों की लिंगों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम आते हैं अलैंगिक के ऊपर। अलैंगिक की जनन की कुछ विधियाँ हैं जिनको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे समझना आवश्यक है। अलैंगिक जनन की विधियाँ, तो अलैंगिक जनन की टोटल 5 विधियाँ हैं जिन्हें समझना हमें आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले विखंडन। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ होती है, पहला जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। आइए विखंडन क्या होता है उसे हम समझते हैं। विखंडन कोई भी जीव जब आपस में टूटकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार की होती है, सबसे पहले द्विविखंडन विधि और दूसरा है बहुखंडन विधि। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं विखंडन के दो प्रकार, एक सबसे पहले द्विखंडन, एक है बहुखंडन। तो सबसे पहले हम विखंडन समझ गए हैं, टूटने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। अब विखंडन के अंतर्गत हमें दो चीज़ समझना है, सबसे पहले द्विविखंडन, द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। आइए सबसे पहले हम द्विखंडन को समझते हैं। तो आप चलते हैं आपके बुक के ऊपर और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये फिगर है अमीबा का। अमीबा क्या होता है ना, अमीबा ये क्या होता है, एक से दो हो जाते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह का बना, फिर यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह का बनेगा और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, कट के अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ों का एक से बन गया है दो, तो यहाँ पे एक इसका निर्माण हो गया है। इसका ये जो कोशिका है टूट कर दो भाग में अलग हो गए, तो ये एक कोशिका का यहाँ एक नया कोशिका का जन्म हो गया। बात समझ में आया? तो कोशिकाओं से मिलकर कौन बना है, ये अमीबा बना है। और अमीबा जो एकल कोशिका है, मतलब एक कोशिकीय जीव है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर जो अमीबा है ये टूट गया है ना। दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए
एक है बहुखंडन। तो प्लाज्मोडियम जो है सो एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का कोशिका से बना हुआ है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जीव है जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है बहुखंडन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कोशिका छोटी 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 कितने खंडों में टूट चुका है, मतलब एक से ज़्यादा जो टूटे उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मुकुलन। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं ये है अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो एग्जाम के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनमें से अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन रहेगा मुकुलन, दूसरा रहेगा द्विखंडन, बहुखंडन, और चौथा रहेगा इनमें से सभी। तो आपको मारना है इनमें से सभी। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं, जैसा कि हमने बहुखंडन और द्विखंडन को समझा है उसी तरह हम मुकुलन को समझते हैं। आखिर मुकुलन में क्या प्रक्रिया होती है। अब देखिए जैसा कि यहाँ फिगर देख पा रहे हैं ये है हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का समुद्री जीव है। द्विखंडन की प्रक्रिया होती है अमीबा के ऊपर, और मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हाइड्रा में। हाइड्रा एक प्रकार का समुद्री जीव है जैसा कि मैंने कहा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सो दो जीव मिलकर नई संतति का उत्पन्न नहीं करते, नई संतति का निर्माण नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रा आप देख पा रहे हैं समुद्र के अंदर चलते फिरते क्या होता है, देखिए यहाँ से एक छोटा सा भाग कटित होता है, यहाँ से एक छोटा भाग, और यही छोटा भाग धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। जब ये कुछ समय के बाद बड़ा हो जाएगा तब कुछ इस तरह का दिखेगा, और अंत में जाके ये क्या हो जाता है, कट के अलग हो जाता है। कट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक नए मुकुलन का निर्माण करता है। बात समझ में आ गया। तो ये जो है हाइड्रा समुद्री जीव है, और यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। ओरिजिनल हाइड्रा आपको दिखाते हैं कि ओरिजिनल हाइड्रा कैसी होती है। देखिए ये जो है हाइड्रा समुद्र के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करती है, इसको अपनी संतति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपस में कहीं ना कहीं से मुकुलन की सहायता से एक भाग से दूसरे भाग का निर्माण करते हैं, और अंत में वो कट जाते हैं और एक नई संतति का निर्माण कर लेते हैं। ये है हाइड्रा। ये है हाइड्रा का ओरिजिनल पिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बुक के ऊपर हमारा ग्रीन टाइप का दिखाया गया है। मुकुलन भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो तीसरी प्रक्रिया है अलैंगिक की, वो है पुनर्जनन, जिसे हम लोग पुनरुद्भवन भी कहते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। तो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होती है प्लेनेरिया नामक जीव के अंदर होती है। प्लेनेरिया नामक एक जीव होता है, इसके अंदर ये पुनरुद्भवन की संरचना होती है। ये प्लेनेरिया नामक जीवाणु समुद्र के अंदर पाया जाता है। प्लेनेरिया ये जो जीव है इसको अगर कहीं से भी कट कर दो तो ये अपनी बॉडी को आपस में बढ़ा लेती है। इसी का खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि कहीं से भी इसको कट कर दो तो फिर से ये बढ़ जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक है, इसको क्या कर दिए हैं, तीन भागों में हम बांट दिए। तो तीन भागों में जैसे ही बांटे तो ये जो मुंडी का ऊपर का भाग है यहाँ से ये क्या करता है, अपने चेहरे को बढ़ा लेता है, अपने नीचे बढ़ा लेता है। जी हाँ, ये कुछ महीनों के बाद ये बढ़ जाएगा। इसी की खोज में अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इसके अंदर का आखिर क्या पाया जाता है। अगर ये चीज़ इसके अंदर मिल जाए, और वो चीज़ अगर मनुष्य के अंदर भी हो, तो हमारा जब भी हार्ट कट जाए तो देखिए जीवन भर अपाहिज रहना पड़ता है। ये चीज़ अगर मिल जाता है वैज्ञानिक को तो वो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तब हमारे भी अगर हाथ कट जाए तो हम भी भविष्य में बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर नहीं, ये चीज़ हमें प्लानेरिया के अंदर देखा गया है, जो कि, और ये जो प्लानेरिया है इसी के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा, ये जो भगवान की इसको देन मिला है, इसी के द्वारा अपने संतति का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्लानेरिया को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो ऊपर का जो सिर है यहाँ पे रखा गया, और नीचे का ये जो शरीर है इसका स्ट्रक्चर बन चुका। अगर बीच वाला देखेंगे तो बीच वाला यहाँ का यहाँ, ये अपने बीच वाले भाग से अपने सर को भी बना लेता है और अपने पूँछ को भी बना लेता है। फिर अगर हम देखेंगे कि अगर नीचे का जो भाग है नीचे का रहने देंगे तो ये शरीर और अपना माथा भी बना लेता है। और इस प्रकार से एक पहले प्लानेरिया के जैसा नई प्लानेरिया तीन तीन आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो पुनरुद्भवन का प्रोसेस होता है वो किस में होता है, प्लानेरियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुकुलन जो होता है किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। और द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। बहुखंडन किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। और पुनरुद्भवन किस में होता है, तो वो होता है प्लानेरिया में। बात आ गया समझ में। अब अगला पॉइंट को हम समझते हैं। अगला पॉइंट है बीजाणु जनन। तो ये प्रक्रिया है, एक बीज से दो बीज हो जाते हैं, दो बीज से फिर अनेक बीज हो जाते हैं। तो बीजाणु जनन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन क्या है, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे ये जो पत्ती देख रहे हैं ब्रायोफिल्म की पत्ती है, और ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होती है क्या होता है, इसके साइड साइड में अगर देखेंगे तो समान पत्ती के जैसा संरचनाएं होती है, जो कि बिना प्रोसेस के, बिना किसी
से हेल्प लिए ये खुद में एक नई पत्ती का जन्म दे देती हैं, एक नई पत्ती का जनन कर लेती हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। बात समझ में आ गया? तो इसी का नाम है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? ब्रायोफिल्म की पत्ती में होता है। आप इसे याद रखेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पे देखिए छोटे अक्षरों में लिखा भी गया है, ब्रायोफिल्म की पत्ती की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो खुद से हो उसे आलैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें पार्टनर की सहायता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है ख़त्म, और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न को लेकर आएंगे और लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ अलैंगिक की विधियाँ समझें, अगले वीडियो में हम समझेंगे लैंगिक की विधियाँ। ठीक है, और वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।